हेलो फ्यूचर प्रोफेशनल्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। तो जैसे मैंने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था और मैंने जैसे आपको बोला कि हम चैप्टर वाइज ही जाएंगे, क्योंकि अगर मैं चैप्टर वाइज नहीं गई तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से दिन कौन सा कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो अभी हमारा पार्टनरशिप, जिस दिन हम कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे, नए चैप्टर में जाएंगे, उस दिन पहले दिन आपको बता दूंगी कि अब हम नए चैप्टर में जा रहे हैं। ठीक है। सो आज का हमारा पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, बट बड़ा सा मिस्टेक हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, उसको मैं डिस्कस करूंगी इस क्वेश्चन के साथ। तो लेट्स सी द क्वेश्चन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग आंसर में लिखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है। सुमन हैविंग 10% शेयर इन द प्रॉपर्टी। एक मिनट, जब आप आंसर लिख रहे हो तो मुझे यस नो नहीं चाहिए, मुझे प्रोविजंस चाहिए कि प्रोविजन क्या लिखोगे। समझ में आया? Suman having 10% of share in the property of 200 lakh of a firm retires from the firm on 31st March. Retirement की बात कर रहे हैं. The firm continues with the business thereafter without final settlement of accounts. मतलब accounts final settle नहीं किया and business continue कर रहे हैं. Between the existing and retired partners and earned profits of 10 lakh during the financial year ending 31st March. Profits 10 lakh मतलब ये subsequent profit है. Now, Suman in her own interest and in the absence of any provisions, मतलब agreement में कुछ नहीं बोला है, claim 3 लाख रुपीस फ्रॉम द फर्म। मतलब उसने फर्म से 3 लाख रुपए क्लेम किए कि भाई तुमने मेरे अकाउंट्स को सेटल नहीं किया तो मुझे ये 3 लाख रुपए दो, टुवर्ड्स द यूज ऑफ हर शेयर इन द प्रॉपर्टी। मतलब क्या, उसने बोला कि तुमने मेरे प्रॉपर्टी को शेयर यूज किया है, मुझे मेरा शेयर नहीं दिया, मेरे प्रॉपर्टी को यूज किया है, तो उसके बदले मुझे 3 लाख दो यूज करने के लिए। ठीक है। विच वॉज रिजेक्टेड बाय द पार्टनर्स, लेकिन बाकी पार्टनर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया। There is no contract between the partners contrary to the provisions of the act. मतलब पार्टनर्स के बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि हम नहीं देंगे। Examine the validity of the amount claimed by Suman under the provisions of Indian Partnership Act 1930। मुझे पता है आपको पता है प्रोविजन क्या है, बहुत इजी है। बट यहाँ पे देखो, चार तरह के क्वेश्चंस होते हैं लॉ के पेपर में। पहला होता है डायरेक्ट क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, दूसरा होता है केस स्टडी, तीसरा होता है डिफरेंसेस एंड चौथा होता है कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन आज लेने का सिर्फ एक ही रीजन था कि जब कैलकुलेट करते हैं ना, हम इस कैलकुलेशन में मिस्टेक्स करते हैं, हम इस तरह के कैलकुलेशंस में मिस्टेक करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी भी कि आप क्या मिस्टेक कर सकते हो क्वेश्चन में। इसको डिस्कस करने के पहले ये हमको समझ में आ गया क्वेश्चन किसके बारे में बात करता है। क्वेश्चन बात करता है रिटायरमेंट के बारे में एंड राइट्स ऑफ रिटायरमेंट के बारे में। क्वेश्चन बेसिकली राइट्स ऑफ रिटायरमेंट के बारे में है। पहले तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट को समझते हैं। कोई भी पार्टनर अगर फर्म से रिटायर होता है, वो कैसे हो सकता है? या तो कंसेंट ऑफ ऑल, मतलब बाकी सारे पार्टनर बोले हाँ तुम जा सकते हो, या कैसे रिटायर हो सकता है? ही कैन रिटायर बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट। मतलब क्या, पार्टनर्स के बीच में एक अग्रीमेंट है कि इस दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा, या फिर बाय नोटिस। ये नोटिस क्या है? अगर पार्टनरशिप एट विल है, कोई भी पार्टनर रिटन नोटिस देकर फर्म से रिटायर हो सकता है या फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। रिटायर, जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी? लायबिलिटी है जिस दिन उसने नोटिस दिया है उस दिन तक। मतलब जिस दिन उसने नोटिस दे दिया कि अब मैं पार्टनर नहीं हूं, उस दिन उसकी लायबिलिटी खत्म। जब बात करते हैं नोटिस की ना गाइस, देखो कुछ पार्टनर्स को नोटिस पब्लिक को देना होता है, उस केस में पब्लिक नोटिस, और कुछ पार्टनर्स को नोटिस पब्लिक को नहीं देना होता, तो उस केस में बाकी पार्टनर्स को नोटिस। अगर मुझे पब्लिक नोटिस देना होता है एंड मैंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, अगर मुझे पब्लिक नोटिस देना होता है एंड मैंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, उस केस में मेरी लायबिलिटी सब्सीक्वेंट डेट्स के लिए भी है। मतलब मेरे रिटायरमेंट के बाद में भी अगर कोई लायबिलिटी है, मैं उसके लिए लायबल हूँ। ठीक है, दिस इज माई लायबिलिटी। जब हम राइट्स की बात करते हैं, सबसे पहला तो जब एक पार्टनर रिटायर कर रहा है, उसका राइट्स है कि उसको अपने बिजनेस का प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी मिलेगा। मतलब क्या, वो जब रिटायर हो रहा है उस दिन उसका जो भी राइट है प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स पे, वो उसको मिलेगा। अगर फर्म अकाउंट्स को सेटल किए बिना बिजनेस कंटिन्यू करता है,
अगर फर्म अकाउंट्स उसके अकाउंट्स को सेटल किए बिना बिजनेस कंटिन्यू करता है तो या तो उसको सीक्वेंट प्रॉफिट्स मिलेगा, या क्योंकि मेरे शेयर को यूज कर रहे हो तो मेरे शेयर को यूज करने के लिए आपको मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट? इंटरेस्ट ऑन लोन, उसको लोन माना जाता है, आपका शेयर लोन माना जाएगा ना, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर रेट अग्रीड है तो अग्रीड रेट पे मिलता, नहीं तो 6% पे मिलेगा। यहाँ पर क्योंकि बोला है कि कोई अग्रीमेंट नहीं था तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट 6% पे दिया जाता है। थर्ड है कि अगर पार्टनर फर्म से रिटायर करता है तो रिटायरमेंट बाद में वो फर्म के जैसा सेम बिजनेस भी कर सकता है, अगर अग्रीमेंट उसको नहीं रोके तो। इफ द अग्रीमेंट डज नॉट स्टॉप हिम, अगर अग्रीमेंट ऐसा नहीं बोले कि तुम नहीं कर सकते, अगर ऐसा बोले तो अलग बात है, सेम बिजनेस भी कर सकता है। लेकिन जब वो सेम बिजनेस करता है वो फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता है, वो फर्म के साथ अपनी कोई कनेक्शंस नहीं शो कर सकता है, एंड नाउ फर्म को वो फर्म ना फर्म के क्लाइंट्स को सॉलिसिट कर सकता है। सॉलिसिट मतलब जाके उनको बताना, अरे मैं तो फर्म का पार्टनर था, आ जाओ मेरे साथ डील करो, ये सब नहीं कर सकते। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ टेकिंग माय शेयर, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने शेयर्स को सेल कर दूं, अपने किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को सेल कर दूं कि भाई मैं ना शेयर लेके नहीं जाऊंगा, तुम मेरा शेयर खरीद लो, तो अगर मैंने अपने किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को अपना शेयर सेल किया तो उस केस में मेरा फर्म के ऊपर और कोई राइट नहीं, तो इन दैट केस मेरा फर्म पे और कोई राइट्स नहीं है। ठीक है, सो ये हो गए हमारे राइट्स एंड लायबिलिटीज। इस आंसर का हिंट मैं आपको देती हूँ, जनरली ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आएगा। आपको कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ राइट्स ऑफ पार्टनर इन रिटायरमेंट, वही वो उसमें भी आपको सिर्फ सब्सीक्वेंट प्रॉफिट या इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन उसी पे ही बेस्ड है। मेरा ये क्वेश्चन को लेने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि हमको कैलकुलेशन डिस्कस करना है। देखो, या तो उसको क्या मिलेगा, सब्सीक्वेंट प्रॉफिट्स मिलेगा, या फिर उसके शेयर को हम लोन मानेंगे एंड उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, है ना? इधर देखो कितना शेयर है उसका, 10%, प्रॉफिट्स कितना है, 10 लाख, राइट? तो उसको 10 लाख का, उसको 10 लाख का 10% मिलेगा विच इज 1 लाख, या तो 1 लाख मिलेगा, या फिर उसको अपने शेयर पे 6% इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे आप क्या गलती करोगे, यू विल डू इज आप कैलकुलेट करोगे 200 लाख इंटू 6%, जो कि आंसर आ जाएगा 12 लाख, बट ये गलत है। प्लीज देखो, ये तो टोटल प्रॉपर्टी है ना, मेरा क्या टोटल प्रॉपर्टी मेरे अकेले का है, नहीं, टोटल प्रॉपर्टी में से सिर्फ 10 मेरा है। तो ये जो 200 लाख का प्रॉपर्टी है ये पूरा मेरा नहीं है, उसमें सिर्फ कितना है मेरा, 10%, यानी 20 लाख इज माई शेयर, एंड इस शेयर पे मुझे 6% मिलेगा विच इज 1,20,000। तो या तो मुझे 1 लाख मिलेगा या 1,20,000, वो मेरा चॉइस है, मुझे क्या लेना है। यहाँ पे उन्होंने क्लेम किया 3 लाख, ही शी वॉट एवर, उन्होंने क्लेम किया 3 लाख। क्या ये इनका क्लेम वैलिड है? नहीं, उनको ज्यादा से ज्यादा 1 लाख या 1,20,000 मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो एग्जामिन क्वेश्चन बेस्ड है हमारा राइट्स ऑफ रिटायरमेंट पे, बट क्वेश्चन है एग्जामिन द वैलिडिटी, तो हमको क्या लिखना है, हर क्लेम और हिज क्लेम इज नॉट वैलिड, he can only get 1 लाख और 1,20,000। सो आई होप आपको समझ में आ गया, आई होप यू गॉट द लॉ लॉजिकली, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करिए, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू सो मच।